साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत गंभीर मसले पर चर्चा करना चाहता हूँ, इसराइल और फ़िलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट पर। 1982 में मैं अमेरिका में रहता था और उस वक़्त एक हमला किया था इसराइल ने लेबनान के ऊपर, ख़ासतौर से जो फ़िलिस्तीनी कैंप थे उन पर, और उसमें 20,000 लोग करीब मारे गए थे। तब मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से और वैज्ञानिकों से बातचीत करना चाहता था इस सवाल पे, क्योंकि मैं टेलीविज़न पे लोगों की ऊपर होने वाले हमलों को देख रहा था, लेकिन प्रोफेसर इस बात से बात करने से कतराते थे। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसा क्यों। बाद में पता लगा कि चूँकि अमेरिका की सरकार इजराइल की मदद कर रही है, लिहाजा लोग बात करने से कतराते हैं। अदरवाइज़ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में इतना खुलापन है कि वहाँ कोई किस्म का भेदभाव लड़के लड़की में नहीं, काले गोरे में नहीं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन में नहीं, चाइनीज़ में नहीं, सब एक दूसरे का वो बराबर मान के चलते हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय सवालों पे भी लोगों की सही सोच बनती है यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, सरकार के सोच से भी फ़र्क। लेकिन इसराइल और फ़िलिस्तीनी सवाल पर लोगों में क्लैरिटी नहीं। खैर, ये तो मसला 1982 का था। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जब रमज़ान चालू हुआ तो 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ़िलिस्तीनियों की आबादी है। एक तो ईस्ट जेरूसलम कहलाता है, दूसरा गाजा पट्टी और तीसरा वेस्ट बैंक। ये तीनों इलाके पहले इसराइल से बाहर थे। 1967 में जब लड़ाई हुई, इसराइल ने आपस के देशों से लड़ाई लड़ी, तो आसपास के मुल्कों से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, सीरिया से इन इलाकों को छीन लिया और उन पे कब्जा कर लिया। रहते तो उसमें फ़िलिस्तीनी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पहले ओरिजिनल इसराइल में रहते थे, जिसका नाम था फ़िलिस्तीन। लेकिन 1949 में या 48 के आसपास जब आतंकी घटनाएं घटी उनके खिलाफ, तो उनको भागना पड़ा वहाँ से। वहाँ की सरकार, उस वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस इलाके में, तो उनकी मदद रही आतंकियों के लिए। कॉन्सिक्वेंटली उनका मुल्क छूट गया और इन इलाकों में बस गए। अभी क्या हुआ, रमज़ान चालू हुआ तो ईस्ट जेरूसलम में, जो कि इसराइल के अंदर ही हो गया, वहाँ पर एक इलाका है जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, जो कि मक्का और मदीना की मस्जिदों के बाद तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, सबसे पूज्य मस्जिद मानी जाती है। और उस इलाके में मुसलमानों की आबादी है। लेकिन कुछ अरसे से वहाँ पर यहूदियों में जो कट्टरपंथी हैं उनके हुजूम आते थे और उल्टे सीधे नारे लगाते थे, अपनी सभाएं करते थे। जब रमज़ान चालू हुआ तो उस इलाके में, जहाँ पे आमतौर पर रमज़ान के महीने में लोग, मुसलमान लोग इकट्ठे होकर अपनी बातचीत करते थे, वहाँ पे लोगों ने, सरकार ने बैरक लगा दिए और कुछ इलाके के लोगों को कहा इनको यहाँ से खाली कराएंगे। इसके अलावा इनका ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। हालांकि 1995 में समझौता हुआ था कि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इसराइल कोई नए कंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने खड़े किए, अपने वादे से मुकर गए। तो उस रिजेंटमेंट उस बात को लेके भी था। तो रमज़ान जब चालू हुआ तो लोगों ने एतराज़ किया कि साहब आपने ये बंदिशें क्यों लगा दी, क्यों बैरिकेड लगा दिए, क्यों हमारे इलाकों में आतंकी लोग आके या जुनूनी लोग आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो झगड़े की शुरुआत हो गई। झगड़े की शुरुआत हुई क्योंकि गाज़ा पट्टी पर हमास एक संगठन है, उसकी हुकूमत है, तो उन्होंने इसका विरोध करना चाहा। तो विरोध के पास, उनके पास घर बने हुए राकेट है, मामूली से राकेट, कहीं भी फेंको तो पता नहीं कहाँ गिर जाए, अंदाज तो कुछ लगता नहीं। उससे कुछ लोग मरे। लेकिन इजराइल ने जो हमले किए, इतने भारी आधुनिकतम वेपन्स को लेके किए कि जिसको, बिल्डिंग को चाहो उसको मिनटों में तबाह कर दो। तो इस वक्त तक लगभग 227 लोग मारे गए मुसलमान उस इलाके के फ़िलिस्तीनी, और लगभग 10 यहूदी मारे गए। और पिछले कई सालों में जब भी संघर्ष हुआ है, मरने वालों का अनुपात फ़िलिस्तीनियों का इजरायलीज़ के मरने वालों से 30 गुना, 40 गुना, 20 गुना ऐसा रहा है, कई बार और ज़्यादा रहा है। तो यह एक तरीके का एक तरफा लड़ाई ही है। और इस बात के लिए ठीक है कि भाई हमास जो रॉकेट भेजता है उसमें कुछ बेकसूर लोग मारे जाते हैं, गलत है। लेकिन ये तो चराग के बराबर है। लेकिन आप उस सूरज को नहीं देखना चाहते कि इन लोगों के रहना दूभर कर दिया गया।
यानी ईस्ट जेरूसलम में सूरत यह है कि कोई बच्चा अगर पैदा होगा यहूदी का तो उसको तो नागरिकता मिलेगी, और अगर मुसलमान का बच्चा पैदा हुआ, फ़िलिस्तीनी का बच्चा पैदा हुआ, तो उसको परमानेंट रेजिडेंट कहा जाएगा, नागरिक नहीं कहा जाएगा। और अगर वो कुछ वक्त के लिए वहाँ से चला गया तो उसकी वो रेजिडेंसी भी ख़त्म हो गई। उसके ऊपर तमाम जुल्म के उस इलाके में इनको यहूदी लोगों को या इजरायली व्यापारियों को अपने कारोबार बढ़ाने हैं, तो मुसलमानों के रहने की जगह सिकुड़ती चली जा रही है। इस वक्त धरती पर सबसे असुरक्षित जगह वो है। तो इस वक्त जो हमें इसराइल ने हमला किया तो अमेरिका ने, ठीक है भाई, बाइडेन ने कुछ बयान तो दिए, उतने समर्थन में नहीं दिए इसराइल की जितनी पहली हुकूमतें दिया करती थी, लेकिन इस लड़ाई को कंडेम करने की अमेरिका ने नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान ने तो तमाशा ये खड़ा कर रखा है कि कई सालों से हम सबसे ज़्यादा हथियार इसराइल से ख़रीदते हैं, उनकी जो खुफिया है उससे मशवरा लेते हैं कि हमें कश्मीर में क्या कार्रवाई करनी है, अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों में उनसे मदद लेते हैं। तो हमारी तो ज़ुबान वैसे ही बंद है, लेकिन ये ठीक नहीं है किसी मुल्क के लिए। सबसे पहली ज़रूरत किसी भी मुल्क के लिए जो अपनी रीढ़ पे खड़ा है, सच्ची बात कहने की, इंसाफ के हक़ में बोलने की है। और इतना ये जुल्म हो रहा है कि भाई 1995 में तक 5 साल वहाँ के लोगों ने अहिंसक आंदोलन चलाया मुबारकबाद के नेतृत्व में फ़िलिस्तीनी लोगों ने। उसके बाद इनको समझौता करना पड़ा इजराइल को, और वहाँ पर कहा कि भाई गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक वगैरह पे हम इनको स्वायत्तता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, और आगे चल के ये लोग अपना इंडिपेंडेंट मुल्क बना सकते हैं। लेकिन जो सरकारें इजराइल में आई, उन्होंने अपने किए हुए वादे को, जो एग्रीमेंट तय हुआ था, उन्हीं बातों से मुकर गए। फ़िलिस्तीनी तो आज भी कहते हैं कि भाई हम मानने को तैयार हैं कि इजराइल भी रहे, हम भी रहें, इन इलाकों में हमारी हुकूमत रहे और बाकी इजराइल जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपकी हुकूमत रहे, लेकिन वो नहीं तैयार हैं। तो इस वक्त ये सूरत है कि दुनिया भर के जो तेल वाले मुल्क हैं वो बिल्कुल ज़ुबान बंद है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बंदिशें ऊपर से लगाई गई हैं पश्चिमी मुल्कों के, ख़ासतौर से अमेरिका के द्वारा, या इतना अनरेस्ट पैदा कर दिया गया है कि वो इसमें बोलने की सूरत में नहीं है। चाइना और रशिया वगैरह जरूर कुछ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही बात है कि भाई वहाँ पे सीज़ फायर हो जाए। सीज़ फायर तो टेम्परेरी चीज़ है, होना तो ये है कि फ़िलिस्तीनी लोग जिन इलाकों में रह रहे हैं वहाँ उनकी ही सरकार बने, उनकी अपनी बात चले, उनके ऊपर खौफ का साया 24 घंटे ना मंडराता रहे कि किसी ने हल्की सी छींक लगा दी और आपने उस पर हमला कर दिया। भाई अगर इजराइल को अपनी सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण है, इनको सर्वाइवल भी महत्वपूर्ण है। उनका पानी नहीं काट सकते, उनकी बिजली नहीं काट सकते, उनकी घरों को आप नहीं ढहा सकते, कि रहेंगे कहाँ लोग। ये भाई एक बुनियादी इंसानी असूल है कि दूसरों के हकों को छीनो मत, और इस हद तक मत छीनो कि आदमी जिंदा ना रह सके। बहुत कठिन दौर से फ़िलिस्तीनी लोग गुजर रहे हैं, और इजराइल में भी बड़ी तादाद सुकून चाहने वालों की है। आप ये ना समझें कि सारे के सारे यहूदी इस बात को पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि नोम चॉम्स्की जो प्रोफेसर हैं अमेरिका के MIT में, वो तो इंसानियत के सबसे बड़ी आवाज़ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे, वो भी इंसानियत की बहुत बड़ी आवाज़ थे। तमाम यहूदी हैं अमेरिका में और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो इंसानियत के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए आप इसको यहूदी वर्सेस मुसलमान का मुद्दा ना समझें। ये तो एक एग्रेसिव पॉलिसी इजराइल ने की हुकूमत ने बना रखी है ताकि फ़िलिस्तीनियों को टेरराइज़ करो और उनके ज़रिए उस पूरे इलाके के, मिडिल ईस्ट के जितने मुल्क हैं, 14-15 मुल्क हैं, उनको जिनके पास तेल है उनको दबा के रखो, उनको थर्राने दो ताकि उनकी इंडिपेंडेंट आवाज़ न बन सके। यही पॉलिसी चल रही है। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि फ़िलिस्तीनी लोगों को ये जो हमास के रॉकेट हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन इनका मुबारकबाद जैसे लोगों का अहिंसक सत्याग्रह ही है। जब आपके सामने, जब आप दीवार से टिक जाएं, आपके लिए खड़ा होना होगा अपने बूते पर, और वो आपकी ताकत है, आपकी आत्मा की सच्चाई की ताकत, नॉन वायलेंस की ताकत। और 4-5 साल फ़िलिस्तीनी लोगों ने
1987 से लेकर 1993 तक वो ताकत दिखाई थी, उस ताकत को फिर खड़ा करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो भी सच्चे लोग हैं इस मुद्दे पर सच्चाई का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।